सुधांशु जी। तो सर मैं चुनौती देता हूं, बता दीजिए एक 4 मुस्लिम देश जो सेकुलर हो 57 में, मैं आख्यान वापस लेता हूं, बोलिए। इसका नहीं है, हमें भारत की बात करनी है कि हमें दुनिया के मुसलमान देशों की बात करनी है। अब ये सवाल नहीं सर, तो फिर ये मत कहिए तथ्य मैं गलत रख रहा हूं। नहीं, सवाल इसका नहीं है सर, सवाल इसका नहीं है, ये है ही नहीं। हम भारत की बात कर रहे हैं कि हम जब इसका भी सवाल की बात कर रहे हैं। तो दूसरा सवाल बता दीजिए फिर क्या है। चलिए वो भी मैंने अंग्रेजी में अच्छा चलिए, भारत में एक इस्लामिक, अच्छा चलिए सर, अब भारत में एक इस्लामिक संस्था बताइए जो दूसरों को जरा स्थान देती हो। एएमयू SC ST OBC का आरक्षण खत्म, JNU जामिया मिलिया SC ST OBC का आरक्षण खत्म, कश्मीर मुस्लिम स्टेट हो गई, SC ST OBC का आरक्षण खत्म। बताइए, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश तो मूलतः एक है, हमारा बायोलॉजिकल DNA तो एक है, फिर क्या कारण है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में डेमोक्रेसी में स्थिरता नहीं है और सिर्फ भारत में डेमोक्रेसी में स्थिरता है? क्योंकि बायोलॉजिकल DNA भले ही एक हो, कल्चरल DNA बदल जाता है, और जिस दिन कल्चरल DNA बदल जाता है, जिस दिन आप हिंदू संस्कृति से अलग हो जाते हैं, डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाती है। और ऐसा मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, भारत में भी वो इलाके जहां पर हुआ वहां उदारता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हुई सबको समझ में आता है। इसलिए मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। कौन सा अंतर है पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में? कौन सा अंतर है भारत में मालदा में रहने वाले व्यक्ति और वहां मुर्शिदाबाद में रहने वाले व्यक्ति में? कौन सा अंतर है कलकत्ता और सिलट वाले में, सिवाय सोच का अंतर? और सोच का अंतर किसी देश को कहां से कहां पहुंचा सकता है। अफसोस की बात है कि उसी सोच को चंद कट्टरपंथी वोटों का शॉर्टकट मिल जाए, उसके लिए हमारे यहां प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। यानी शॉर्ट टर्म में हमें गेन मिल जाए, उसके बाद देश का क्या होगा, बर्बादी होगी, होने दीजिए। जैसे 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कांग्रेस ने मानी और सोचा फिलहाल राजनीति सेट कर लो। 30 साल बाद 47 में विभाजन हो गया देश का। उसके बाद आपने कहा कश्मीर का मामला सेटल करते रहो, बोलो नहीं, 90 में नरसंहार हो गया जाके। लेकिन सुधांशु जी बात तो सैद्धांतिक तौर पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके विश्लेषण में बेईमानी कर रहे हैं। क्यों? ये इस विश्लेषण में ये कह देना कि जहां हिंदू है वहां तो लोकतंत्र रहेगा, जहां नहीं है वहां नहीं रहेगा, ये हमारा थोड़ा बहुत एक संकुचित विश्लेषण है। किसी राष्ट्र को अपने अल्पसंख्यक समाज का और अपने कमजोर समाज का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये बात हम हमेशा कहते रहे, आज भी कह रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी कहने क्या, और सुधांशु जी की पार्टी ये कहती है कि केवल हिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक है, इसलिए उनका भी ध्यान रखो, और हम अपने गिरेबान में भी झांके, हम ये भी सुनिश्चित करें कि हमारे देश में भी किसी अल्पसंख्यक के साथ और किसी कमजोर समाज के व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। हम रोजाना उनके प्रति घृणा फैलाते रहते हैं, हम रोजाना बहुसंख्यकों की कट्टरता की बात करते हैं, रोजाना बहुसंख्यक समाज के अंदर नफरत भरते हैं। अगर यह सिलसिला नहीं थमेगा तो हमारे देश की दिशा भी गलत हो सकती है, जो कि बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र मजबूत है, मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन सुधांशु जी की पार्टी और इनसे जुड़े संगठन जिस नफरत और जिस कट्टरता को रोजाना भरते हैं, वो रास्ता गलत है, वो रास्ता हमें गलत दिशा में ले जाता है। कोई जी आप सारा दोष हम पे डाल रहे हैं, हम अगल बगल की बात कर रहे हैं। ये बताइए, श्रीलंका में जो ईस्टर संडे पे बम विस्फोट हुए थे, वो बीजेपी RSS की कट्टरपंथिता की वजह से हुए थे। ये पाकिस्तान में पेशावर में मस्जिद में धमाके हो गए और काबुल में धमाके वो बीजेपी RSS की वजह से हो गए। ये बर्मा में जो बुद्धिस्ट बौद्ध विहारों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं रोहिंग्या मुस्लिम और संत विराथू उनके विरुद्ध आंदोलन ले खड़े हैं, वो बीजेपी RSS की वजह से खड़े हैं। अरे महोदय, इतनी बड़ी समस्या। अच्छा अभी बताइए, रूस के दागिस्तान में हमला हुआ था, वो बीजेपी RSS की वजह से हुआ था। रूस के चेचेनिया में RSS की वजह से हो रहा है, चाइना के सिचांग प्रोविंस में RSS की वजह से हो रहा है, बोस्निया हर्जेगोविना में RSS की वजह से हो रहा है। और सुनिए, अभी जो फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही है हमास वाली, वो RSS की वजह से हो रही है। इथियोपिया और सोमालिया में RSS की वजह से हो रहा है। लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन के धमाके RSS की वजह से हो रहे हैं। सिडनी वाले धमाके RSS की वजह से हो रहे हैं। 9/11 RSS की वजह से हो रहा है। महोदय क्या कहना चाहते हैं? एक वैश्विक समस्या है, एक समुदाय के अंदर समस्या आ गई है, उस समस्या को समझाइए और मुस्लिमों को भी यह समझना चाहिए। पहले चरण पे तो वो मुस्लिमों के गैर मुस्लिमों की तरफ करते हैं। जैसे कन्हैयालाल साहू का सर काटा जाता है जोधपुर में, तो सैमुअल पाटी का सर काटा जाता फ्रांस में। अलग नहीं है महोदय, मगर उसके बाद एक दूसरे के सर भी काटते हैं। वरना काबुल में काहे धमाके हो रहे हैं? वहां तो निजाम मुस्तफा है,
100% मुस्लिम हैं। ये पेशावर में किस बात का धमाका होता है मस्जिदों में, ये सीरिया में किस बात का धमाका होता है, इराक में किस बात का, ये तिनके की ओट में पहाड़ मत छुपाइए। ये छोटी राजनीति की हमें अपने इक्वेशन सेटल हो जाए और हम अपनी थोड़ा राजनीति में कट्टरपंथियों से वोट का शॉर्टकट, मैं बार बार कह रहा हूं, कट्टरपंथियों के द्वारा वोट के शॉर्टकट के चक्कर में देश में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। बाटी जी ये समझिए, इसलिए मैंने इतना बड़ा स्वरूप बता दिया। तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश मत करिए, ये गलत मत कहिए। कश्मीरी हिंदू निकाले गए, कोई आतंकवादी नहीं बना। और सुनिए, चाइना में बुद्धिस्टों को दबा दिया गया, बौद्ध आतंकवादी नहीं बने, सिचांग प्रोविंस के मुस्लिम ही आतंकवादी बने। इसलिए यह भी आप गौर से देख लीजिए, किसके अंदर फितरत है, किसके अंदर फितरत नहीं है, इसको समझिए। और मैं अपने दोनों वरिष्ठ पत्रकारों के लिए भी संज्ञान के लिए 1999-2000 की फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है जो ब्रुकिंग्स थिंक टैंक ने पब्लिश की है, जिसमें उसने रिलीजियस कल्चरल एंगल डेमोक्रेसी का बताया है। और उसने कहा है कि जो हिंदू थॉट है, रिलीजियस थॉट, वो डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा मजबूत है। उसने भारत का उदाहरण दिया और कहा जिन देशों में हिंदू थोड़े बहुमत में है, मॉरिशस है, गुयाना है, जमैका है, फिजी है, इवन कुछ हद तक नेपाल भी है, वहां खूनी संघर्ष नहीं होते। देखिए सुधांशु जी की बातों में बहुत तथ्य भी है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोग सब पढ़े हैं यही कि कम्युनल आइडियोलॉजी जो होता है, सांप्रदायिक सोच, वो सांप्रदायिक हिंसा से ज्यादा खतरनाक होता है। हमको लगता है कि सुधांशु जी ऐसा जो बता रहे हैं उसमें उन्होंने पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय को बिल्कुल एक ब्रैकेट में रख के खारिज कर दिया है, पूरी दुनिया का उदाहरण देके। इसका मतलब ये नहीं है सुधांशु जी कि आप 80-20 की राजनीति करें। 80-20 की राजनीति का ये भी एक दूसरा पक्ष है कि आपके यहाँ 24 करोड़ मुसलमान हैं। 1947 की बात नहीं है, उस समय की बात अलग थी, अब 24 करोड़ है। तो उनको मिला के चलिए ना, एनेक्स करने की, दबाने की, बराबर गालियां देने की, इस तरह का जो सोच है, आप नहीं, आपकी पार्टी में या आपके लोगों में वो नहीं चलेगा। ये ध्यान रखना चाहिए। और मैं सुधांशु से ये कहना चाहता हूं कि आप ये सारे उदाहरण और तथाकथित तथ्य गिनाकर आपकी मूल जो आपका उद्देश्य है, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान होना ही हिंसक होना है, क्योंकि जहां जहां है गड़बड़ होती है वहां मुसलमान होते हैं, और जहां मुसलमान है वहां पे लोकतंत्र नहीं है और वहां पे हिंसा होती है। क्या आप अपने देश के मुसलमानों को ये संदेश दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम हो ही नालायक, तुम हो ही ऐसे, और इससे क्या देश की आंतरिक एकता मजबूत होगी? ओके, अब मैं जवाब ले रहा हूं सुधांशु जी का। सुधांशु जी, तो सर मैं चुनौती देता हूं, बता दीजिए एक 4 मुस्लिम देश जो सेकुलर हो 57 में, मैं आख्यान वापस लेता हूं, बोलिए। इसका नहीं है, हमें भारत की बात करनी है कि हमें दुनिया के मुसलमान देशों की बात करनी है। अब ये सवाल नहीं सर, तो फिर ये मत कहिए के सामने रख रहा हूं। सवाल इसका नहीं है सर, सवाल इसका नहीं है, ये है ही नहीं। हम भारत की बात कर रहे हैं कि हम वैश्विक इस्लाम की बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल बता दीजिए फिर क्या है। चलिए वो भी मैंने अंग्रेजी में, अच्छा चलिए, भारत में एक इस्लामिक, अच्छा चलिए सर, अब भारत में एक इस्लामिक संस्था बताइए जो दूसरों को जरा स्थान देती हो। एएमयू SC ST OBC का आरक्षण खत्म, JNU जामिया मिलिया SC ST OBC का आरक्षण खत्म, कश्मीर मुस्लिम स्टेट हो गई, SC ST OBC का आरक्षण खत्म, मदरसे SC ST OBC को आरक्षण नहीं। बता दीजिए सर भारत। आदरणीय सुधांशु जी, नमस्कार दोस्तों, TV29 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं किस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार जो अपने आप को बताते हैं कपिल या राहुल या जितने भी सतीश नाम के वरिष्ठ पत्रकार, बुढ़े तो हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी किसी न किसी रूप में कांग्रेस का ही पक्ष लेते हैं और बीजेपी को दोषी ठहराते हैं, जो कि आज तक ज़िंदगी भर से जितना भी समय इन लोगों ने बिताया है बीजेपी में या RSS में, वो हमेशा देश की ही बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ही जितने भी विरोधी पत्रकार हैं, ये हमेशा देश को टूटने या मुसलमानों की बात करते हैं। आप इन चीज़ों से और इस डिबेट में कितने भी किसी भी रूप में जो भी इस तरीके से आपने सुना है, आप कहाँ तक इस चीज़ को सही समझते हैं कि हमारे देश के ऊपर एक नया खतरा मंडरा रहा है, जिसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी सोच। और ये सोच आती कहाँ से और इस चीज़ के कितने लोग हमारे देश के लिए भी जिम्मेदार बैठे हुए हैं हमारे देश के अंदर। क्या उन चीज़ों से भी हमें निपटने की ज़रूरत है, या आने वाले समय में सिर्फ हम इस चीज़ को इस तरीके से छोड़ देंगे कि हाँ ठीक है जो हो रहा है हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं, जो कि अब शायद नहीं चलने वाला है।
आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ज़रूरी से लिखें, क्योंकि ये हमारे देश का और हमारे मुल्क का सवाल है। थैंक यू सो मच।